नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, हर साल लाखों लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदने का सपना देखते हैं और अपनी अधिकांश जमा पूंजी चाहे लाइफ की सारी सेविंग्स है प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते हैं। और कई बार जो होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है प्रॉपर्टी का जो सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते और कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान का उनको सामना करना पड़ता है। तो आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपने ये एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था जो कि सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 13917 ऑफ 2009, जो कि ये जजमेंट आई थी 11 अक्टूबर 2011 में। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि डायरेक्शंस दी थी 11 अक्टूबर 2011 को कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो अगर सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर टॉनी, विल से ली जा रही है तो वो एक टाइटल जो है वो क्रिएट नहीं करेगी और ना ही कोई इंटरेस्ट क्रिएट करेगी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। और साथ में बताया था कि और सेल एग्रीमेंट और जनरल पावर टॉनी और विल जो है वो एक मोड ऑफ ट्रांसफर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं माना जाएगा। और कोर्ट जो है भविष्य में ऐसे ट्रांजैक्शन को ये मानेगी कि ये ट्रांजैक्शन जो है जो कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन साथ में इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए थे कि जो बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस होंगी तो इसमें ये जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कोई डेवलपर होते हैं वो प्रॉपर्टी बनाते हैं और कोई जो जिनीन ऑनर है वो डेवलपर को देता है, वो आगे आगे उसको डेवलपमेंट करते हैं और आगे अनडिवाइडेड शेयर्स बनाते हैं। तो ऐसा इसमें इस जजमेंट में देखने को मिला है। तो ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इसमें जो लीगल प्रोविजंस थे सेक्शन 54 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो कि सेल्स कहते हैं और सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो मीन्स ये बताया गया था कि जब तक कोई प्रॉपर्टी है वो अगर एग्रीमेंट टू सेल से बेची जा रही है, जब पावर टॉनी से बेची जा रही है, जब विल एफिडेविट से बेची जा रही है तो वो एक इम्परफेक्ट टाइटल माना जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर सेल डीड होना बहुत जरूरी है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए थे कि एक तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उसमें एक लॉस होता है और ब्लैक मार्केटर्स भी बढ़ रहे हैं और लैंड माफिया है वो भी बढ़ रहा है। तो इसमें ये चीज बताई गई थी कि जो मोडस ऑपरेंडी होती है ऐसे जीपीए विल की, तो वो यही बता देते हैं कि हम एक एग्रीमेंट टू सेल दे रहे हैं और साथ में एक इरिवोकेबल जनरल पावर टॉनी दे रहे हैं और साथ में विल दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस सब में ये बताया गया था कि ये ट्रांजैक्शंस नहीं है क्योंकि इसके इल इफेक्ट्स भी बहुत हैं इसमें। एक तो जो बताया गया था कि एक सेक्शन 54 के बारे में बताया गया था जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बताया गया था कि जो भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर 100 रुपये से ऊपर की है तो उसको रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही इसके जो लीगल प्रोविजन है उसमें ये बताया गया था कि सेक्शन 5 जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है और सेक्शन 54 है वो सेल्स के बारे में बताया गया था। अगर वो डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये एक एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। और सिमिलरली सेक्शन 53A जो आजकल पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा गया लीगल टर्म्स में, जो जिसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी है वो उसको एग्रीमेंट टू सेल कर दी और उसको अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो ये भी एक वो एरर मानी जाएगी एक क्योंकि ये कंपलसरी है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कि इसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इसलिए एग्रीमेंट टू सेल भी अगर कोई प्रॉपर्टी कराती है मतलब किया जाता तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसी एक जजमेंट आई थी जो कि इस जजमेंट को पर एक अलग से वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि ये एक जजमेंट थी बलराम सिंह वर्सेस केवला देवी की एक जजमेंट थी सिविल अपील नंबर 6733 ऑफ 2022। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको एक
सिविल सूट में डिफेंडेंट बनाया गया था और जो रिस्पोंडेंट है वो एक अपीलेंट थी। तो इन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया था कि एक एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर, कि मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है और उसमें उसके बेसिस पे सिविल सूट फॉर द इंजंक्शन है वो क्लेम किया था, और साथ में कि इंजंक्शन ये मांगा था कि डिफेंडेंट जो है वो उनके पीसफुल पोजेशन पर को रिस्ट्रेन करने के लिए बोला गया था। और उल्टा और डिफेंडेंट ने भी काउंटर क्लेम था वो फाइल किया था कि अब ये ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि सेल एग्रीमेंट टू सेल है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो इसलिए ये वो प्रूफ नहीं कर पाई और जो सूट था, सिविल सूट था, वो डिसमिस कर दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने फर्स्ट अपील डाली थी। फर्स्ट अपील में जो है सिविल सूट का जो ट्रायल कोर्ट था उसके ऑर्डर को, निर्णय को पलट दिया था और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में गया था। फिर डिफेंडेंट ने आगे सेकंड अपील डाली थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी जो है फर्स्ट अपील के जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी उसके ऑर्डर को बरकरार रखा था। फाइनली जो डिफेंडेंट हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था उस जजमेंट में हम इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये पाएंगे कि नीचे की जो कोर्ट्स हैं वो भी एरर कर देती हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, तो इसमें साफ बता रखा था कि अगर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, इसको भी सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है कराने के लिए। लेकिन अगर सेल डीड नहीं है, क्योंकि साथ में कोर्ट ने ये भी कह दिया था जो जजमेंट आई थी 11 अक्टूबर 2011 से पहले, कि जो इससे जो पहले जो ट्रांजैक्शंस हो रखी हैं तो उसको कोर्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी, और लेकिन इसके बाद की जो है तो वो एक प्रॉपर डीड होना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे ही इस केस में देखने को मिला कि यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये दी कि एग्रीमेंट टू सेल था उसको रजिस्टर्ड था वो नहीं कराया गया था। अब जो यहाँ पर जिनको रिस्पोंडेंट बनाया है, जिन्होंने जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ थे, उन्होंने सिविल सूट फाइल किया था और सिविल सूट में उनको पता था कि हमारा जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उन्होंने सिविल सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था। तो माननीय कोर्ट ने कहा था कि ये जो क्लेवरली ड्राफ्ट की गई पिटीशन है, तो इसमें जो नीचे की जो कोर्ट्स ने उन्होंने एरोनियस अपना ओपिनियन दे दिया है, तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को हाई कोर्ट की और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जजमेंट को पलट दिया था। तो इसलिए जो भी फाइनल कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि जो भी प्रॉपर्टी ली जाती है तो एक तो प्रॉपर सेल डीड होनी बहुत जरूरी है, और अगर जो साथ में कोर्ट ने ये इस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे सूरज लैंप इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की ये जजमेंट थी, इसमें साथ में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो अगर जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, तो पहले तो ये बताया था, देखिए इसको बताया गया था कि ये जजमेंट जो है वो अप्लाइड की जाएगी प्रोस्पेक्टिवली, मींस जो आज उस डेट से जो डाली गई है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है प्रोस्पेक्टिव जब जो जजमेंट दी गई है उसके बाद की डेट से ये जो है एप्लीकेबल होगी। तो साथ में यह भी बता दिया था कोर्ट ने कि we make it clear that observations are not intended in any way affect the validity of the sale agreement and power attorney executed in the genuine transaction। जो genuine transactions होंगे उसमें हम ये जो अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक एग्जांपल भी दिया, मान लीजिए एक पर्सन है वो एक पावर अटॉर्नी देता है अपने स्पाउस को, या मतलब अपने स्पाउस को देता है, या सन या डॉटर, ब्रदर सिस्टर और रिलेटिव को, कि उसके जो अफेयर्स को मैनेज करे और एक डीड ऑफ कन्वेंस है वो एग्जीक्यूट करे। और वो पर्सन जो है वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं लैंड डेवलपर के साथ, बिल्डर के साथ, कि इसको डेवलप किया जाए लैंड को, या तो प्लॉट्स बनाया जाए, फिर कंस्ट्रक्शन या फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई जाए, और इन दैट बिहाफ जो उस बिहाफ पे एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है और पावर अटॉर्नी दी जाती है, जिससे एम्पावर किया जाता है डेवलपर को कि वो एग्रीमेंट टू ऑफ सेल और कन्वेंस है इंडिविजुअल प्लॉट्स के और अनडिवाइडेबल शेयर्स इन द लैंड्स है रिलेटिंग टू द अपार्टमेंट्स है, वो इन द फेवर ऑफ प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स को दे सके। तो ऐसे में ये कोर्ट ने कहा कि ये जो जजमेंट है इसमें जो है ये बोनाफाइड परचेजर्स होंगे, तो इसमें ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी जजमेंट, क्योंकि कई स्टेट्स में इस तरह के डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं और पावर अटॉर्नी जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द लॉ, और लेकिन सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद ही। तो कोर्ट ने यहाँ पर बताया था कि एक सेल एग्रीमेंट जो करते हैं विल के साथ और पावर अटॉर्नी के साथ, तो एक तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में वो जो अमाउंट है रेवेन्यू जाता नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को भी काफी लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस होता है। स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए लोग पावर अटॉर्नी विल
और ये एग्रीमेंट टू सेल कर देते हैं। तो इस जजमेंट में देखिए यही निकलने को आया था कि यहाँ पर हुआ क्या था कि जो ये जजमेंट जो आई थी पिछले साल आई है ये सिविल अपील नंबर 6733 और 2022, इसमें यही बताया था कि फैक्ट्स ये थे कि जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे उन्होंने एक सिविल सूट है वो फाइल किया था, इसमें उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन की क्लेम की थी और सूट जो था वो एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल था, वो 1996 में जो है उसके आधार पे फाइल किया गया था। और ओरिजिनल प्लेंटिफ ने यहाँ पर एक परमानेंट इंजंक्शन मांगा था और मांगा था कि डिफेंडेंट जो है वो डिस्टर्ब ना करें उनकी पोजेशन को। और इसके बाद डिफेंडेंट ने एक काउंटर क्लेम है डिग्री ऑफ द पोजेशन है वो फाइल किया था। तो और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने ओरिजिनल प्लेंटिफ को का जो सूट था उसको खारिज कर दिया था और परमानेंट इंजंक्शन देने से मना कर दिया था, लेकिन डिफेंडेंट का जो काउंटर क्लेम था उसको अलाउ कर दिया था। और इसमें ये कहा कि जो प्लेंटिफ है वो एग्रीमेंट टू सेल है वो प्रूव नहीं कर पाई और ओरिजिनल जो प्लेंटिफ है वो एक अनऑथराइज्ड पोजेशन है उनकी, अनऑथराइज्ड पोजेशन है सूट प्रॉपर्टी की 1997 से। और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ओरिजिनल प्लेंटिफ है वो एग्रीमेंट टू कि उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल मतलब लिया था और कंसिडरेशन 14,000 रुपये दी थी, ये प्रूव नहीं कर पाई कि वो उनकी पोजेशन में है प्रॉपर्टी 1996 से। इससे वो डिससेटिस्फाइड नहीं हुई और उन्होंने फिर आगे फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में ये अपील फाइल की थी और फर्स्ट अपीलेट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज मतलब पलट दिया था और सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन था वो जो दिया गया था वो ग्रांट कर दिया था और फिर जो काउंटर क्लेम था डिफेंडेंट का उसको खारिज कर दिया था। और इसके बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने और फिर उसके बाद डिफेंडेंट ने आगे अपील फाइल की थी सेकंड अपील, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा था। अब फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया डिफेंडेंट और यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर ये क्लेम रखा गया कि ओरिजिनल प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया था परमानेंट इंजंक्शन का वो एक एग्रीमेंट टू सेल के आधार पे किया था जो कि एक अनरजिस्टर्ड था और अनरजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं किया जाता है। और यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने यहाँ पर ग्रेव एरर कर दी है और परमानेंट इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर दिया था और काउंटर क्लेम जो था डिफेंडेंट का उसको डिसमिस कर दिया। तो यहाँ दोनों चीज़ों को कहा कि प्लेंटिफ को पता था कि चूंकि उनका एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक अनरजिस्टर्ड है, इनको स्पेसिफिक रिलीफ जो मतलब जो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था एग्रीमेंट किया था वो मिलेगा नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट ही अनरजिस्टर्ड था। उनको ये वेल अवेयरनेस थी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है अनरजिस्टर्ड के आधार पे नहीं कर पाएंगी और जो इसलिए उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन की सूट फॉर डिग्री मांगा था जो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रेयर मांगी थी, तो इसको अपोज भी किया था डिफेंडेंट ने। अब कोर्ट ने यहाँ पर देखिए अब जो प्लेंटिफ थे मतलब जो पेटिशनर है जो कि डिफेंडेंट बनाया गया था उनके व्यूज से सहमत हुई और कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थी उन्होंने सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन की प्रे की थी और एग्रीमेंट टू सेल जो था 96 का था, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल को अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट माना गया था। देखिए ये एक बताया कि प्लेंटिफ को बताया कि वो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था जो कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दिया गया था। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है अनरजिस्टर्ड और वो लॉ में एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्हें भी पता था कि ये सक्सीड नहीं कर सकेंगी कि एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कि बाकी का रिमेनिंग परफॉर्मेंस तो वो कोर्ट ने तो मांगना था कि आप अपना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेकर आइए। क्योंकि डॉक्यूमेंट ही अनरजिस्टर्ड था उसे मालूम था कि वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने सूट सिंपलिस्टर जो है परमानेंट इंजंक्शन का फाइल किया था। आप कोर्ट ने कहा कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कोलैटरल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, लेकिन सब्सटेंशिएटिव रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकती है इस ग्रांट पे। और परमानेंट इंजेक्शन मांगा था अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे जब डिफेंडेंट ने ऑलरेडी काउंटर क्लेम कर रखा था कि उन्हें पोजीशन दी जाए। तो कोर्ट ने कहा था कि प्लेंटिफ कैन नॉट गेट द रिलीफ बाय क्लेवर ड्राफ्टिंग, यहाँ पर ये चीज बताई उन्होंने। तो इस आधार पे जो है हाई कोर्ट के और नीचे की जो कोर्ट थे उनके जो फैसलों को पलट दिया और जो सिविल सूट का जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। देखिए इन दोनों जजमेंट्स के आधार पे यही पता चलता है कि
जो अगर एग्रीमेंट टू सेल करना भी पड़ता है तो उसको भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। और जो भी कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाए वो एक जो है प्रॉपर डीड के साथ की जाए, सेल डीड के साथ की जाए। और जो जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2011 की, जो कि सूरज लैंप्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, जो स्पेशली पिटीशन नंबर सिविल 1319117/2009, इस जजमेंट के आधार पे 2011 का जो डेट आया है 11 अक्टूबर 2011 का, उसके बाद भी जो कोई प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है तो प्रॉपर डीड के थ्रू होनी चाहिए। और जो है कोर्ट ने कहा कि ऐसे सेल एग्रीमेंट और जीपीए विल जो है ये एक कोई टाइटल और इंटरेस्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट नहीं करते हैं, और ना ही ये कोई ये मोड ऑफ ट्रांसफर है। और कोर्ट जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे इस तरह की ट्रांजेक्शन को कि ये ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट जो है वो हो गई हैं, तो इस तरह की बेसिस पे कोर्ट जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये था मकसद वीडियो बनाने का। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।